नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज की डेट में हम लोग बीओ मेंस के आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी। उसी सीरीज़ में आज हम लोग अगला पार्ट यानी 18 पार्ट तक हो चुका था। आज हम लोग 19वां पार्ट देखेंगे। कुछ चीज़ें और भी हैं दोस्तों, थोड़ा सा स्वास्थ्य कारणों की वजह से वीडियोज़ नहीं आ पाए थे और अब वीडियोज़ आपको आज से ही अधिक मात्रा में मिलेंगे, ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं दोस्तों कि देखिए, इधर दीपावली भी पड़ेगी और दिवाली में आप लोगों को क्या करना है कि देखिए, दिवाली हर साल आएगी। अगर आप 2 से 3 दिन 4 दिन अगर पढ़ाई बंद रखते हैं तो ये चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं रहेंगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको त्यौहार भी मनाना है, ठीक है। दिवाली है और दिवाली में आप लोग त्यौहार मनाइए, लेकिन पीसीएस एकेडमी पर किसी भी प्रकार की कोई छुट्टी नहीं रहेगी, ठीक है। आपको वीडियोज़ संभवतः एक दिन थोड़ा सा दिक्कत रहेगी, लेकिन उसके अलावा आपको बराबर वीडियोस मिलते रहेंगे, ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई भी अब छुट्टी नहीं की जाएगी जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता, ठीक है। तो अच्छे से जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है उसको आप करते रहिए। और आज का जो प्रश्न है वो प्रश्न संख्या 53 है। 125 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। 125 शब्दों में जैसे कुछ सावधानियां भी ध्यान में रखनी पड़ती हैं, क्योंकि इसमें लगभग एक पेज से सवा पेज तक आप लोगों को लिखना होता है। तो अच्छे से उन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ग्रामेटिकल मिस्टेक जो होती हैं वो आपसे बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ में जैसे जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं और अपने उत्तर को बेहतर बना सकते हैं। इसके साथ में अन्य चीज़ें भी हैं कि जैसे फ्लो चार्ट है, डायग्राम है, इन सारी चीज़ों का भी उपयोग आप लोग करिए और अच्छे से आंसर राइटिंग करते रहिए। इसके पीडीएफ जो है दोस्तों, आप लोगों को बीओ मेंस के ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएगी। तो अच्छे से चीज़ों को लिखते रहिए, ठीक है। चलिए, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निर्वाचन आयोग की संरचना तथा उसकी शक्तियों तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। तो जो भी शक्तियाँ एवं कार्य हैं और जो निर्वाचन आयोग है इसके बारे में बताना है। देखिए, जो जो भी बॉडी होती है, जो भी बॉडीज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जितनी भी होती हैं, तो इनमें पूछे जाने की संभावनाएं वही होती हैं जो चर्चा में होती है। तो इस समय चुनाव भी चल रहे हैं और इलेक्शन कमीशन मोस्टली पूछा ही जाता है। तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिए, जो रेलेवेंट है उसको आप पढ़ने का प्रयास करिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि समय अब बहुत कम है। आज 11 तारीख हो गई है और 6 दिसंबर को आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो अच्छे से चीज़ों को समझिए। तो देखिए, निर्वाचन आयोग की जहाँ तक बात की जाती है, तो इलेक्शन कमीशन की जहाँ तक बात की जाती है, तो इसका प्रावधान जो है हमारे जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसके आर्टिकल 324 में किया गया है। इसे निर्वाचन आयोग से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, तो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक इन सारी चीज़ों का प्रावधान किया गया है। अब देखिए, संरचना की जहाँ तक बात करते हैं, तो आयोग जो है यह एक बहुसदस्यीय संस्था होती है। ध्यान रखिएगा, इसमें 3 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त। 3 जो निर्वाचन आयुक्त और एक आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो ये बहुसदस्यीय संस्था होती है। इसमें 3 निर्वाचन आयुक्त होते हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त। निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है। अब देखिए, जो निर्वाचन आयोग है, तो इसकी शक्तियों एवं कार्यों को एक एक करके देख लेते हैं। तो जैसे परिसीमन जो होता है, तो परिसीमन में निर्वाचन क्षेत्र के भूभाग का निर्धारण करना, यह सबसे पहला कार्य इसका होता है कि भाई कहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र, किस क्षेत्र को हम एक निर्वाचन क्षेत्र घोषित करेंगे, कौन कौन से एरिया को उसको शामिल किया जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ इलेक्शन कमीशन का काम है कि जो वोटर लिस्ट होती है, निर्वाचक नामावली तैयार करवाता है कि अच्छे से किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, सबके जो नाम है वो वोटर लिस्ट में आ जाएं, ठीक है। तो निर्वाचक नामावली को भी तैयार करवाने का कार्य जो है वो आपका निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचन संबंधी आचार संहिता, जो आचार संहिता होती है, उसको भी निर्वाचन आयोग ही बनाना है। अगला कार्य क्या होता है, अगली शक्ति क्या होती है इसकी कि जैसे जो चुनाव होते हैं, इलेक्शन को कंडक्ट कराना, तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए उसका पर्यवेक्षण करना, उसके निर्देशन में सारी की सारी चीज़ें
आयोजन किया जाता है, चुनाव संपन्न कराया जाता है, चुनाव से संबंधित अगर कोई समस्या आती है तो उसको भी यह उसका समाधान करता है। ठीक है। राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति और राज्यपाल को यह सलाह भी देता है कि जैसे मान लीजिए संसद है या विधानमंडल है तो उनमें सदस्य होते हैं। अब सदस्यों में कौन कौन सी डिस्क्वालिफिकेशन करना है नहीं करना है तो उनके आधारों पर यह चीज़ों को सलाह देता है, जो व्यक्ति हैं उनको सलाह देता है, राष्ट्रपति और राज्यपाल को। अगला पॉइंट क्या है, राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। ध्यान रखिएगा, राजनीतिक दलों को मान्यता देने का कार्य किसका है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। और क्या कार्य करता है, जैसे देखा होगा आप लोगों ने, अलग अलग राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह होते हैं, तो इन चुनाव चिन्हों को वितरित करने का कार्य भी यही करता है। अगर कोई विवाद की स्थिति आती है तो विवाद की स्थिति में यह समाधान भी करता है। कोई भी चुनाव संबंधित आपको शिकायत है तो आप इलेक्शन कमीशन में अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं, वो उनका निवारण करते हैं। और चुनाव संपन्न या चुनाव के दौरान अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो भी उन चीज़ों को संज्ञान में लेते हैं और जो भी समस्या है आपको उन चीज़ों को सुनने का प्रयास करते हैं। और क्या होता है, निर्वाचन के प्रदर्शन के आधार पर कि कौन सी पार्टी को कितने वोट मिले, इसको मान्यता देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, तो निर्वाचन के प्रदर्शन के आधार पर दलों को यह मान्यता देने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे कार्य हैं। इसको प्रश्न को आप लोग अच्छे से 125 शब्द सीमा में लिखने का प्रयास करिए। ठीक है, तो इसको यह प्रश्न है 125 शब्दों वाला। अगले वाले प्रश्न में चलते हैं। अब अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 54 है और 50 शब्दों में आप लोगों को इस प्रश्न को लिखना है। 50 शब्दों में लिखना है तो स्ट्रेट थ्रू आप लिख सकते हैं, बस प्रस्तुतिकरण जो है आपका अच्छा होना चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा। प्रस्तुतिकरण जो है आपका अच्छा होना चाहिए। प्रश्न क्या है, प्रश्न को देखते हैं कि जैसे प्रश्न है आपका, ई पाठशाला से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, ई पाठशाला है क्या, इसका कार्य क्या है, इन सारी चीज़ों पर आपको बताना है। तो देखिए, ई पाठशाला है क्या। एनसीईआरटी आप लोगों ने नाम सुना होगा। एनसीईआरटी के द्वारा यह एक नई पहल को शुरुआत की गई है, पहल की शुरुआत की गई है और इसके माध्यम से यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से क्या होता है कि पाठ्य पुस्तक, ऑडियो, वीडियो, आवधिक पत्रिकाएं जितनी भी होती है कि जैसे छमाही में या त्रैमासिक या मासिक या 15 दिनों वाली, ठीक है, तो ऐसी पत्रिकाओं सहित क्या करता है, सामग्रियों का यह प्रदर्शन करता है ऑनलाइन। ध्यान रखिएगा, यह सुविधा देता है लोगों को एक्सेस की, फ्री में डिजिटल विभाजन को बांटना। डिजिटल विभाजन का मतलब यह है कि बहुत सारे व्यक्ति हैं जो ऑनलाइन नहीं पढ़ पाते हैं, चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, वो फीस पे नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ से क्या है, उन लोगों के लिए भी आप फ्री में आप इन सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन सामग्री को आप सर्वसुलभ उपलब्ध कराते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ई पाठशाला जिसका नाम दिया गया है। ई बुक्स जितनी भी होती हैं तो ई बुक्स को भी सभी के लिए, जितनी भी किताबें हैं भाई, कोई भी बुक जो होती है, जैसे किताब आप हार्ड कॉपी के रूप में आप खरीदते हैं जाकर, तो इसी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पीडीएफ के माध्यम से आपको चीज़ें मिलती हैं, तो उन्हीं को ई बुक्स कहा जाता है। ई बुक्स को सभी को सर्वसुलभ बनाना, यह इसका कार्य होता है। अगला क्या कार्य होता है कि जैसे छात्र, शिक्षक, अभिभावक के लिए बहुप्रौद्योगिकी मंच उपलब्ध कराना, कि यह प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराता है कि आप अपनी प्रतिभा का वहाँ प्रदर्शन कर सकते हैं, सारी चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मोटा मोटा आपको 50 शब्दों में आपको प्रश्न को लिखना था। अच्छे से इस प्रश्न को आप लिखिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 55 है और 25 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। देखिए, 25 शब्दों वाले प्रश्न में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 लाइनें, 3 लाइनें, 4 लाइनें और 3 साढ़े 3 लाइनें, इस तरीके से आप लोगों को लिखना है 25 शब्दों में। प्रश्न क्या है, प्रश्न है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पर टिप्पणी कीजिए। तो देखिए, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान जो यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित की जाती है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसकी स्थापना जो की गई थी 31 दिसंबर 1976 को की गई थी। यह करता क्या है, इसका कार्य क्या है, आखिर उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान जो है वो करता क्या है। तो ये संस्कृत भाषा,
पाली भाषा, प्राकृत भाषा का जो विकास है उसको प्रोत्साहित करने का वो कार्य करता है, उसके डेवलपमेंट के लिए कार्य करता है। तीनों भाषाओं के अध्ययन हेतु हर चीज़ों को सरल सुलभ उपलब्ध कराता है। चीज़ों को जैसे जो संस्कृत भाषा है इसके उन्नयन के लिए कार्य करता है, पाली भाषा के उन्नयन के लिए कार्य करता है, प्राकृत भाषा के उन्नयन के लिए कार्य करता है। हर तरीके से जो लैंग्वेजेस हैं, तीनों लैंग्वेजेस, इन्हीं के उत्थान के लिए कार्य करता है। तो इस तरीके से आप 25 शब्दों में ईजिली आराम से लिख सकते हैं। 25 शब्दों में 3 से 3.5 लाइनें आप लोगों को लिखनी होती हैं, तो अच्छे से लिख सकते हैं। जो इसकी पीडीएफ है दोस्तों, पीडीएफ आप लोगों को जो पेड ग्रुप चल रहा है बीओ मेंस का, तो उसी में आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।